बाबुल का आंगन। शालिनी बाकी बचे कामों को पूरा करने में लगी हुई थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाते ही उधर से केशव की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से बाबुल मोरा नेहर छूटा न जाए। तुम्हारा बरसों का वनवास खत्म हो गया है और वह न्योता आ गया है जिसका तुम्हें 15 वर्षों से इंतजार था। यूं पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। तुम्हारे हिटलर विष्णु भैया, जिन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे और न ही अपने घर की दहलीज को लांघने देंगे, आज उन्होंने अपनी बेटी अनन्या की शादी में आने के लिए कार्ड दिया है और उसके साथ एक पत्र भी लिखा है तुम्हें मनाने के लिए। शायद उन्हें फ्लैट का मालूम नहीं था, इसलिए मेरे ऑफिस के पते पर यह पत्र भेज दिया है। केशव की बातें सुनकर शालिनी के आश्चर्य की सीमा न रही। एक स्त्री के लिए उसका मायका उसके जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है, जिसे वह कभी भूला नहीं पाती। आज मायके से संदेश पाकर उसका मन चंचल पक्षी बनकर अतीत की गलियों में घूमने लगा। उसके पापा आशुतोष माथुर की गिनती शहर के जाने माने वकीलों में होती है। माँ एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। भाई बहनों में सबसे बड़े विष्णु भैया, उसके बाद सैलदी, फिर सोनाक्षी दी और सबसे छोटी वह खुद थी। चारों भाई बहनों के बीच अटूट प्रेम था, लेकिन अनुशासन प्रिय विष्णु भैया से तीनों बहनें जितना प्यार करती थी उतना डरती भी थी। फिर भी आड़े वक्त में हमेशा विष्णु भैया ही काम आते थे, चाहे वह पापा की डांट हो या फिर अपनी पसंद की कोई चीज लेनी हो। तीनों बहनें माँ की जगह भैया के पास ही भागी चली जाती थी। इसी तरह अपना सुख दुख बांटते दिन गुजरते रहे और वे एक सब बचपन लांघकर जवानी की दहलीज पर आ खड़े हुए। पापा ने सैलदी की शादी तय कर दी। साधारण कद काठी की सकल सूरत वाले अरविंद जीजा जी रांची विश्वविद्यालय के फिजिकल पढ़ाते थे। रांची में उनका हवेली नुमा मकान और पद प्रतिष्ठा को देखकर पापा ने झट से उनके सैलदी की शादी तय कर दी। लेकिन शादी के बाद जब सैलदी ससुराल से आती, उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी उदासी और मायूसी नजर आती, जिसे बेवजह हंसी में छुपाती रहती। इसी दौरान एक ट्रेनिंग के सिलसिले में शालिनी को रांची जाना पड़ा। यह सोचकर वह बेहद खुश थी कि सैलदी के साथ ढेर सारी बातें और मस्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसे अब जाकर एहसास हुआ था कि सैलदी की चेहरे की रौनक और आंखों की चंचलता क्यों गायब हो गई। अरविंद जीजाजी जैसा नीरज क्रोधी व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। हर समय सैलदी उस चिड़चिड़े आदमी के इशारों पर नाचती रहती, फिर भी उन्हें अपनी पत्नी के कोई भी गुण नजर नहीं आते, बस कामियां ही नजर आती। लेकिन सैलदी की सहन शक्ति का जवाब नहीं था, जो चुपचाप सब सहती रहती। जिस दिन उसे पटना लौटना था, सैलदी उसे बार बार समझाती रही कि मम्मी पापा को कुछ मत बताना, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। उनकी बातें सुनकर वह झुंझला पड़ी। दी, आपने तो आज्ञाकारी बेटी बनने की हद पार कर दी। आपका यूं घुट घुट कर जीना मेरी आत्मा को कम छलनी नहीं करता है। कितना अच्छा होता अगर आप राहुल के लिए अपने हृदय के द्वार खोल देती। चौंकिए मत, क्या मैं जानती नहीं कि आपकी सहेली हिमा का देवर राहुल आप पर जान छिड़कता था। आप भी उसे कम प्यार नहीं करती थी, फिर भी उसे आसपास भी नहीं भटकने दिया। क्या दोस्त था राहुल का? यही कि वह हमारी जाति का नहीं था। पर आपको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि मम्मी पापा की इज्जत पर कोई आंच न आए। मैं तो कहती हूँ, अगर आप राहुल के साथ भाग जाती तो कौन सा आसमान टूट पड़ता, कम से कम आप चैन से तो रहती। सैलदी ने बढ़कर झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था, पर उनकी आंखें भर आई। टूटे सपनों का दर्द जैसे उनकी आंखों से पिघल रहा था। हमेशा से महत्वाकांक्षी रही सोनाक्षी दी की शादी पापा ने काफी ऊंचे खानदान में की थी। प्रतीक जीजा शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और इकलौती संतान भी थे। इस रिश्ते में सभी लोग बेहद खुश थे। सोनाक्षी दी की सास कलावती भी सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू पाकर निहाल थी। लेकिन सोनाक्षी दी ने जब एक के बाद दो बेटियों को जन्म दिया
तो उनकी सासू माँ का रवैया बदल गया, क्योंकि वंश चलाने के लिए उन्हें बेटा चाहिए था। फिर शुरू हुआ एक के बाद एक गर्भपात का सिलसिला। किसी को भी सोनाक्षी दी के कमजोर शरीर का ख्याल नहीं था, न ही उनके छलनी होते दिल का। कभी समझौता नहीं करने वाली सोनाक्षी दी की जिंदगी एक समझौता बनकर रह गई। कई गर्भपात के बाद जब बेटा हुआ तो उसे संभालने की शक्ति उनमें नहीं बची। उनके बेटे को तो उनकी सासू माँ ने संभाल लिया, लेकिन वे खुद एनीमिया के साथ मलेरिया का प्रहार झेल न सकी और अपने नवजात शिशु को छोड़कर पंचतंत्र में विलीन हो गई। शालिनी का हृदय तार तार हो गया। उसने शादी न करने का फैसला कर लिया। घर के लोग समझाते रहे, पर वह भी अपनी जिद पर अड़ी रही। MSc करने के बाद वह रिसर्च में पूरी तरह डूब गई। वहीं उसकी मुलाकात केशव से हुई। निश्चल मन का केशव काफी सुलझा हुआ इंसान था। शालिनी की हर तरह से उलझन को सुलझाते सुलझाते वह खुद ही उसके प्यार में उलझता चला गया, जिसका आभास शालिनी को जल्द ही हो गया। केशव के प्यार और निष्ठा ने शालिनी के शादी न करने के फैसले को यह जानते हुए भी बदल डाला कि केशव विजातीय है। केशव से शादी करने के फैसले की जानकारी होते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। पापा से ज्यादा तो विष्णु भैया तिल मिला उठे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी जो इस शादी के लिए इजाजत मांगने आ गई? अगर तुमने केशव से शादी करने की बात भी सोची तो तुम्हारी जान ले लूंगा। मजबूर होकर शालिनी और केशव ने कोर्ट में शादी कर ली और उसके साथ ही मायके से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। कभी वह भैया की सबसे लाडली थी, लेकिन वही भैया जिसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण फैसले में उसका साथ देने की बजाय दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे थे। न पहले हुई दोनों शादियों से सीख ली, ने अपनी छोटी बहन के मन को समझने की कोशिश की। पूरे परिवार में एक माँ ही थी जो सिर्फ इतना जानकर कि उसकी बेटी सुखी दाम्पत्य जीवन जी रही है, इस शादी से पूरी तरह संतुष्ट थी। शादी के 15 वर्ष बीत जाने पर शालिनी को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। केशव के परिवार वालों ने उसे हमेशा मान और सम्मान दिया। उसके दोनों बच्चे मसूरी में उसके देवर शेखर की देखरेख में पढ़ रहे थे। उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, फिर भी मन के एक कोने में अपनों को दुखी करने का अपराध भी था, जो कि तक्षक की तरह फन उठाकर उसके मन को डसने लगा था। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर भटकते मन को लगाम मिली। वह दरवाजे की तरफ लपकी। केशव ने अंदर आते ही मुस्कुराते हुए उसके हाथों में लिफाफा थमा दिया। वह लिफाफा थामे बेडरूम में आ गई। केशव से चाय पूछने तक का उसे होश नहीं रहा। बस जल्दी से जल्दी पत्र को खोलकर पढ़ने बैठ गई। समझ नहीं आता किस मुंह से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस समय तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखकर तुम्हें समाज के कुटिल कटाक्ष से बचाना था, उस समय मैं खुद तुम्हारे विरुद्ध विषमन पर अपना चेहरा उज्जवल कर रहा था। मेरे ही कारण तुम अपने घर से पराई हो गई। कई अपमान में दर्द झेले। अगर आज तुम मुझे क्षमा भी न करो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। माँ ने तो वैसे भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। माँ के जाने के बाद मैंने पापा की आंखों में पल पल तुम्हारा इंतजार देखा। फिर भी मम्मी पापा ने अपने एक लौते बेटे, अपने बुढ़ापे एकमात्र सहारे का कभी विरोध करने का साहस नहीं किया। कहते हैं जो किसी से नहीं हारता वो अपनी संतान से हार जाता है। मम्मी पापा के बाद अपनी ही संतान से हारने की बारी मेरी थी। मेरी बेटी अनन्या ने मुझे लाकर उसी राह पर खड़ा कर दिया जहां लाकर कभी तुमने मुझे खड़ा किया था। उसने तो साफ साफ यह भी कह दिया कि अगर मैं बदलते समय के साथ नहीं बदलूंगा तो अकेला ही रह जाऊंगा। कभी बड़ी निष्ठुरता से अपनी बहन का त्याग करने वाला भाई एक पिता के रूप में अपनी ही बेटी के आगे विवश हो गया। जब उसने मेरी रूढ़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा डाली, तब मेरी समझ में आ गया कि मेरे हाथों में कितना बड़ा अन्याय हो गया। इस पत्र के साथ अनन्या की शादी का कार्ड भी भेज रहा हूँ। अगर तुम और केशव मुझे माफ कर सको तो सारी बातों और अपमानों को भुलाकर अपने पूरे परिवार के साथ अनन्या की शादी में अवश्य आओ।
अगर माफ भी ना कर सको तो पापा की प्रतीक्षा करती आंखों का ख्याल करके जरूर आ जाओ। शादी के कार्ड पर फोन नंबर लिखा था। शालिनी के हाथ खुद पर खुद नंबर डायल करने लगे। हेलो भैया की आवाज सुनते ही शालिनी की जुबान पर मानो जैसे ताला लग गया, लेकिन भैया उसकी चुप्पी से ही ताड़ गई। कौन? क्या शालिनी? हाँ, मुश्किल से एक शब्द ही निकल पाया। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये क्या भैया, भाई बहन के बीच में माफी जैसे शब्द कहाँ से आ गए? ऐसा बोलकर एक बार फिर आपने मुझे पराया कर दिया। मेरे भैया मुझसे माफी मांगे, यह तो मुझे कभी भी मंजूर नहीं होगा। आप तो हमेशा डांटते हुए ही अच्छे लगते हो। आज भी आप मुझे डांट कर अधिकार से बुलाइए। देखिए मैं कैसे सिर के बल दौड़ चली आती हूँ। तभी उधर से भैया की आवाज आई, ज्यादा 3-5 मत कर, जल्द से जल्द पहुँच, ढेर सारे काम पड़े हैं। भैया की मीठी डांट सुनकर आंसुओं के सैलाब के बीच भी शालिनी हंस पड़ी।